वेलकम टू एआई फ्यूजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ डेटा साइंस प्रोजेक्ट। तो जो एक प्रोजेक्ट होता है उसकी क्या जर्नी होती है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और एक डेटा साइंटिस्ट को और मशीन लर्निंग इंजीनियर को इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। अब इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे कि डेटा साइंटिस्ट का क्या काम होता है और मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो इस प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट को अगर हमें करने के लिए सबसे पहले किसी चीज की जरूरत होती है तो वो होती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एक कोचिंग सेंटर है। अब उस कोचिंग सेंटर में बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन स्टिल उस कोचिंग सेंटर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे। तो वो कोचिंग सेंटर क्या करता है, डेटा साइंटिस्ट के पास फोन करता है और अपनी इस प्रॉब्लम को डिस्कस करता है और उन्हें बताता है कि हमें कोई ऐसा मॉडल बना के दो जो कि ये बता सके कि हम अपने बच्चों को कितने घंटे पढ़ाएं तो वो कितना स्कोर कर पाएंगे। जैसे कि अगर टीचर्स 2 घंटे पढ़ा रहे हैं तो वो 60% स्कोर कर रहे हैं, अगर टीचर्स 3 आवर्स पढ़ा रहे हैं तो वो 70% स्कोर कर रहे हैं, और अगर टीचर्स 4 आवर्स पढ़ा रहे हैं तो वो 75% स्कोर कर रहे हैं। तो ऐसा एक मॉडल जनरेट करके हमें उस कोचिंग सेंटर को देना है जो कि ये बता सके कि कितने घंटे पढ़ाने पे जो स्टूडेंट्स हैं वहां के वो कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। तो ये तो हो गई हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और ये डिस्कस कर ली डेटा साइंटिस्ट से उस कोचिंग सेंटर ने। अब जो डेटा साइंटिस्ट है वो बोलेगा ठीक है, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हमें डेटा चाहिए होगा। तो कोचिंग सेंटर कहेगा ठीक है, हम आपको ये डेटा दे देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट के पास डेटा आ गया। अब यहाँ पे डेटा तो आ गया, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमें डेटा और कहां कहां से मिल सकता है। तो जो हमारा डेटा है वो हमें मिल सकता है वेब स्क्रैपिंग से, और ये डेटा हमें मिल सकता है डेटाबेसेस से, और ये डेटा हमें मिल सकता है थर्ड पार्टी एपीआई से, और ये डेटा हमें मिल सकता है लॉग्स से, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे ये हमें डेटा मिल सकता है। ऑनलाइन रिपोजिटरी से भी ये हमें डेटा मिल सकता है, ऑनलाइन रिपोजिटरी से भी ये हम वहां से भी ये डेटा ले सकते हैं, और भी इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जहां से हम ये डेटा ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास आ गया डेटा। अब ये जो डेटा है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें मिसिंग वैल्यूज भी होंगी, ये डेटा जो है अनबैलेंस्ड भी होगा। तो हम क्या करेंगे, तो जो थर्ड स्टेप है वो थर्ड स्टेप होता है फीचर इंजीनियरिंग का। अब इस फीचर इंजीनियरिंग में हमें क्या क्या करना होता है, इस फीचर इंजीनियरिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, नैन वैल्यूज जो हैं उनको हैंडल करते हैं। इन नैन वैल्यूज को हम हैंडल करते हैं, और इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारी नैन वैल्यूज हैंडल हो जाएंगी इसके बाद हम हैंडल करेंगे अपने इम्बैलेंस डेटा सेट को, जो कि हमारा इम्बैलेंस डेटा होगा उसको हैंडल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी नॉइज को रिमूव करेंगे डेटा से। अब ये जो नॉइज है इसको रिमूव करेंगे। अब नॉइज मतलब क्या, जैसे आउटलायर्स हो गए, ये सब क्या होता है, ये सब नॉइज पैदा करते हैं हमारे डेटा में, तो हम इसको रिमूव करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने डेटा को क्लीन करेंगे। अब हमने अपने डेटा को क्लीन कर दिया। अब हमारा डेटा जो है हमने सब कुछ कर लिया, उसमें हमने मिसिंग वैल्यूज फाइंड कर ली, उसको हैंडल कर लिया, अपने डेटा को क्लीन कर लिया, इम्बैलेंस डेटा को भी हैंडल कर लिया। तो अब हम इस डेटा को क्या करेंगे, सीएसवी फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमने इस डेटा को सीएसवी फाइल में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप जो है हमारा वो हम करेंगे फीचर सिलेक्शन। अब फीचर सिलेक्शन का क्या मतलब होता है, जब हमारे पास कोई भी डेटा सेट होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। अब बहुत सारे पैरामीटर्स में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को सेलेक्ट करने को ही फीचर सिलेक्शन कहते हैं। कैसे कैसे करते हैं, इन सब के लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे। लेकिन फीचर सिलेक्शन का क्या मतलब होता है, फीचर सिलेक्शन का मतलब है कि हम इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं अपने मॉडल की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। इसके बाद अब जो करना पड़ता है हमें, वो क्या करना पड़ता है, अब हम आ जाते हैं फिफ्थ स्टेप पे, और हम यहां पे देखते हैं कि हमारा फीचर सेलेक्ट हो गए।
हमने मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर लिया, डेटा को इम्बैलेंस को हैंडल कर लिया, सब कुछ हमने कर लिया। इसके बाद हम करते हैं विजुअलाइजेशन। और अब हम ये देखते हैं कि ये हम विजुअलाइजेशन क्यों कर रहे हैं। तो हम विजुअलाइजेशन इसलिए कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो विजुअलाइजेशन है ये क्या करता है, हमारे पास कोई डेटा है, अब हमारे पास बहुत सारे मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, तो अब हम कौन सा सेलेक्ट करें। तो उन मशीन लर्निंग मॉडल्स को सेलेक्ट करने में ये हमारी हेल्प करता है। हमने अपने डेटा को विजुअलाइज कर लिया, अब हम इससे ये बता सकते हैं ठीक है इसमें ये 3-4 ये जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं ये बेटर वर्क करेंगे, तो हम उन्हें ट्राई करके देखेंगे, उनमें से जो बेटर एक्यूरेसी देगा उसको हम फाइनली चूज कर लेंगे और उस पर आगे हम परफॉर्म करेंगे और उसी को ट्रेन करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं हमने विजुअलाइज कर लिया, इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे अपने मॉडल को सेलेक्ट। अब हमने मॉडल को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम करेंगे अपने मॉडल को ट्रेन, और इस ट्रेनिंग में ट्यूनिंग भी आ जाती है। ट्यूनिंग जैसे कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ये सब इसी के अंदर आ जाता है। अब हमने अपने मॉडल को सेलेक्ट कर लिया, ट्रेन भी कर लिया, ट्यूनिंग भी कर ली। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा 7 स्टेप है वो है अपने मॉडल को टेस्ट करना, यानी टेस्ट मॉडल। अब यहाँ पे टेस्टिंग का मतलब है कि हम इस मॉडल की एक्यूरेसी को टेस्ट कर रहे हैं कि इसकी एक्यूरेसी क्या है। अगर इसकी एक्यूरेसी खराब आती है तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप पे जाएंगे। कौन से स्टेप पे, डेटा जो हमने गैदर किया है इस स्टेप पे। या तो हमने जो डेटा है वो इनफ डेटा हमारे पास नहीं है जिससे कि हम मॉडल बना सके, तो अगर हमारे पास इनफ डेटा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उस कोचिंग सेंटर पे फिर से फोन लगाएंगे और कहेंगे कि जो आपने हमें डेटा दिया है वो थोड़ा कम है, हमें और डेटा की जरूरत है। और अगर कोचिंग सेंटर से हम डेटा नहीं ले रहे, अगर हम इनमें से किसी सोर्सेज से डेटा ले रहे हैं तो हमें यहां पे जाके और डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर हमारे पास डेटा इनफ है तो कहां प्रॉब्लम है, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो यहां पर है फीचर इंजीनियरिंग वाले पार्ट में। इसका मतलब जो हमने नॉइज रिमूव की, जो हमने मिसिंग वैल्यूज को हैंडल किया, या फिर जो हमने डेटा को क्लीन किया, उसमें हमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए। अब हमने अपने इन सारी इंप्रूवमेंट को कर लिया, जो कि फीचर इंजीनियरिंग में हमने जो भी इंप्रूवमेंट करनी थी वो कर ली, या फिर डेटा गैदरिंग में जो भी इंप्रूवमेंट करनी थी हमने वो कर ली, और हमारी जो एक्यूरेसी है वो ठीक हो गई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने मॉडल को डिप्लॉय कर देते हैं, जो कि है 8वां स्टेप। अब हमने अपने मॉडल को डिप्लॉय कर दिया। अब डिप्लॉय का क्या मतलब है, डिप्लॉय का मतलब है जैसे कि हमने एक एप्लीकेशन बनाई और एप्लीकेशन बना के हमने कोचिंग सेंटर को दे दी। अब ये क्या करेगा, जैसे कि उस एप्लीकेशन में होगा कि जो टीचर्स हैं वो कितने आवर्स पढ़ाएं, तो जैसे कि अगर मैं उसमें डालता हूं कि 2 आवर्स, तो वो प्रिडिक्ट करके देगा मॉडल कि ठीक है जो यहाँ के बच्चे हैं उन्हें 60% मिलेंगे। अगर मैं उसमें डाल रहा हूं 3 आवर्स, तो वहां पे आएगा कि ठीक है इसके अंदर 70% आएंगे बच्चों के। मैं 4 डाल रहा हूं तो इसमें आएगा 80% आएंगे। अब ये जो नंबर्स हैं ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि मॉडल भी यही प्रिडिक्ट करे। मॉडल जो प्रिडिक्ट करेगा वो उनके डेटा के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करेगा जो उस कोचिंग सेंटर ने प्रोवाइड किया है डेटा साइंटिस्ट को। अब हम देखते हैं, ये तो हो गई एप्लीकेशन, और ऐसी ही एप्लीकेशन हमने एक हार्ट डिसीज डिटेक्शन की भी बनाई है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के बाद, वो आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं जो इसके बाद का स्टेप है। डिप्लॉय करने के बाद ही डेटा साइंटिस्ट का काम खत्म नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ठीक है हमने डिप्लॉय करके दे दिया अब हमारा सारा काम खत्म हो गया, नहीं। इसके बाद क्या होता है, मेंटेन एंड मॉनिटर। अब इसका क्या मतलब है मेंटेन एंड मॉनिटर का, क्या होता है, हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट की जो कि ये प्रिडिक्ट कर रही है परसेंटेज। अब यहां पे क्या होगा, जो नया डेटा आएगा हो सकता है उस पे ये अच्छी एक्यूरेसी मॉडल एप्लीकेशन ये ना दे पाए, तो हम क्या करेंगे, हमें वो मेंटेन करनी पड़ेगी। यानी हमें जो भी हमने ये मॉडल में अपना परफॉर्म किया इसमें हमें इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, और इंप्रूवमेंट करने के बाद हमें फिर से वो उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, और चेंजेस करके हमें फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा और अगेन एक्यूरेसी को चेक करना पड़ेगा। और जो नया डेटा आ रहा है उस पर भी हमें एक्यूरेसी चेक करनी पड़ेगी कि ये उस पर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं मेंटेन एंड मॉनिटर। अब ये भी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है
तो ठीक है भाई, यहाँ पे हमारा काम हो गया। हम क्लाइंट के पास फोन करेंगे कि ठीक है, आपका जो मॉडल है, जो आपने प्रॉब्लम दी थी, वो सॉल्व हो चुकी है। और अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो फिर ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये खत्म हो चुका है। यही इसकी जर्नी थी फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें कि हमने डिस्कस किया कि एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट की पूरी जर्नी क्या होती है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक डेटा साइंटिस्ट को या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर को कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि इसमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। हाँ, लेकिन जब हम बड़ी कंपनीज में होते हैं तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये अलग अलग जो रोल हैं वो अलग अलग लोगों को दिए जाते हैं। जैसे कि ये जो डेटा गैदरिंग का काम है ये होता है डेटा इंजीनियर का, और उसके बाद ये जो विजुअलाइजेशन एंड ऑल इन सब का काम होता है ये होता है एक डेटा एनालिस्ट का, और उसके बाद ये जो इन सबको मॉडल सिलेक्शन, ट्रेन, हाइपर ट्यूनिंग, ये सब जो काम होता है ये होता है एक डेटा साइंटिस्ट का, और उसके बाद ये जो डिप्लॉयमेंट का काम होता है ये होता है मशीन लर्निंग इंजीनियर का। बाकी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ये सारा का सारा काम एक डेटा साइंटिस्ट ही करता है, जो ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है। लेकिन हाँ, जहां पे बहुत ही ज्यादा लेवल पे काम होता है, बहुत ही बड़े लेवल पे काम होता है, वहां पे ये सारे जो रोल्स हैं वो अलग अलग लोगों को दिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगेन थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।